नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अम्बी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली दुल्हन की तरह सजी हुई है और G20 की बात हर ओर हो रही है। लेकिन इससे पहले सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है कि बिना विपक्ष से पूछे ही विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। एक और बात उन्होंने उसमें ये भी ऐड की है कि मणिपुर पर फिर से बहस होनी चाहिए। कोई कुछ और मुद्दे भी उन्होंने इसमें शामिल कर लिए लाइक महंगाई एंड ब्ला ब्ला। तो क्या कांग्रेस का पेट नहीं भरा मानसून सेशन में रायता फैला करके? दूसरी बात, विशेष सत्र के कुछ नियम होते हैं क्या? उनमें इसमें शामिल किए जा सकते हैं कुछ और मुद्दे जैसे कि सोनिया ने बताया है। तो आज इसी पे बात करते हैं। मेरे आज के विशेष मेहमान हैं फैक्ट वाले आपके जाने पहचाने डॉक्टर अविनाश सिंह। स्वागत है अविनाश भाई आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार मैम, आपको, आपके सभी दर्शकों को। अविनाश जी, सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है उसमें उनकी डिमांड बहुत सारी है, लेकिन एक नई सी बात जो दर्शक समझना चाहेंगे, इनफैक्ट मैं भी समझना चाहूंगी कि विशेष सत्र को क्या विपक्ष से पूछ के बुलाया जाना चाहिए? देखिए, कोई भी सत्र जो होता है वो विपक्ष से पूछ करके नहीं बुलाया जाता है। कोई भी सत्र हो, जो सदन का जो संसदीय कार्य मंत्री होता है, जो सदन का नेता होता है, जिस पार्टी की सरकार होती है, वो लोग आपस में बैठ करके अपने मुद्दों के हिसाब से सदन का आह्वान करते हैं, राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं और राष्ट्रपति उसका जवाब दे देती है, सदन की परमिशन दे देती हैं, क्योंकि महिला है तो इसलिए कह रहा हूं, दे देते हैं, जो भी हो राष्ट्रपति। एक सामान्य प्रक्रिया। जब सदन चलना होता है उसके 2 दिन 3 दिन पहले एक सर्वदलीय मीटिंग की जाती है संसद के ही अंदर। सर्वदलीय मीटिंग का मतलब सारे दल को बुलाया जाता है, मुद्दों पे बात होती है, सदन में क्या चर्चा होगी, सदन में कैसे बात होगी, इन सब सारी चीजों पे बात होगी। लेकिन अभी वो तो समय आया ही नहीं। अभी तो G20 की व्यस्तता चल रही है, सारा समय चल रहा है। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच का ये सत्र है जी। तो भाई 15, 16, 17 तक नहीं बुलाया जाता सर्वदलीय मीटिंग या कुछ इस तरीके की चीजें, तो आप इस पे सवाल कर सकते थे कि भाई हमको नहीं बताया गया। ये इसलिए बुलाया जाता है कि ताकि एजेंडे के हिसाब से सभी पार्टियां प्रिपेयर होकर के आए कि सदन में क्या होना है। ये एक सामान्य प्रक्रिया वो हमेशा चलती रहती है। आपने पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव पे देखा, तब भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस सर्वदलीय बैठक में यह डिसीजन हुआ था कि संसद को चलने दिया जाएगा, ये मुद्दे हैं, इस पे जवाब देना चाहिए। वहां पे सब एग्री हो गए कि ठीक है, गृह मंत्री इसका जवाब दें, लेकिन सदन में आते आते प्रधानमंत्री की मांग फिर होने लगी। अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए था? न इधर की न उधर की, एकदम डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए था कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस पर सरकार जवाब दे। वो अविश्वास प्रस्ताव कहां तक बदलते बदलते गया कि प्रधानमंत्री जवाब दे। क्या प्रधानमंत्री नहीं आए? प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री जब आए और उनपे आपने क्या बोला है? आपने मणिपुर पे चर्चा के लिए सिर्फ बात नहीं की थी। जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं तो मतलब कि आप सरकार पे आपका विश्वास नहीं है, सरकार के पास जनादेश नहीं, सरकार गिरने वाली है या कुछ इस तरीके की बातें। तो सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है कि सरकार सदन के माध्यम से इस देश को आश्वस्त करे कि नहीं, हमारे पास विश्वास मत है। उसके लिए वो अपने कार्यों को बताएगा। तो प्रधानमंत्री अपने कार्यों को बता। अब विपक्ष को यह पता होना चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, आप उनको मौका दोगे तो उस मंच का वो अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए प्रयोग करेंगे। और नेता यही होता है, लीडर यही होता है कि अपॉर्चुनिटी मिले तो टाइमिंग और प्लेसिंग। और टाइमिंग और प्लेसिंग के इस समय पूरे दुनिया में बादशाह है नरेंद्र मोदी। उनको पता है कि कब किस टाइमिंग पे और किस प्लेसिंग के साथ कौन सा काम करना है। जी। आपको अगर टाइमिंग और प्लेसिंग का नहीं ध्यान है तो इसके लिए भाजपा या सरकार नहीं जिम्मेदार जी। आपने अपने तरफ से अधीर रंजन चौधरी को, जो विपक्ष के नेता हैं सदन में, उनको नहीं बोलने दिया जी। आपने किस हैसियत से राहुल गांधी को रखा आगे? 35 मिनट क्यों समय दिया? ठीक है, राहुल गांधी आपके पार्टी के नेता हैं, आप कहेंगे कि उनको बोलना चाहिए, आपकी पार्टी डिसाइड करेगी समय, बिल्कुल ठीक बात है। तो राहुल गांधी को ही विपक्ष का नेता बना दो सदन में, समस्या क्या है? टैलेंटेड आदमी है, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है,
राहुल गांधी कांग्रेस अगर उनको प्रधानमंत्री बना रही है तो कांग्रेस मान करके चले ना, राहुल गांधी सबसे टैलेंटेड है कांग्रेस में जी। तो आप नियमों का, आप संवैधानिक संस्थाओं पे लगातार उंगली उठाएंगे, आप नियम का कोई पालन नहीं करेंगे, आप संसद नहीं चलने देंगे, आप जिस मुद्दे को 25 बार संसद में उठा चुके हैं, जिसपे अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं, जिसकी चर्चा कर चुके हैं, उस पे फिर से चर्चा चाहिए जी। अच्छा मैं आपको बता दूं, स्पेशल सत्र अब तक आजादी से लेकर के 5 बार बुलाया गया, ये 6वां बार बुलाया जा रहा है जी। जब देश आजाद हुआ तो 14-15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को स्पेशल सेशन बुलाया गया था। फिर उसके बाद 14-15 अगस्त को जब आजादी के 25 वर्ष पूरे हुए, फिर जब आजादी के आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के 50 वर्ष पूरे हुए 1952 में, और किसी भी सरकार ने कभी भी 2 स्पेशल सत्र नहीं बुलाए। पहला स्पेशल सत्र पंडित नेहरू और उन लोग जो उस समय थे करता धरता, वो लोग बुलाए थे। दूसरा इंदिरा गांधी के समय में आया, तीसरा नरसिम्हा राव के समय में आया, चौथा मुझको लगता है शायद वाईके गुजराल थे क्या उस समय 1997 में, उस समय आया। पांचवा जो था वो आया जब जीएसटी लागू करना था जी, और ये छठवां आ रहा है। स्पेशल सत्र जब भी कोई सरकार बुलाती है तो वो एजेंडा डिस्क्लोज करके नहीं बुलाती जी। आप या तो कयास लगा लीजिए या तो आप बातें करिए। देश में बहुत कुछ हुआ, चंद्रयान गया हुआ है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, बहुत सारी चीजें, कयास तो बहुत लग रहे हैं, यूसीसी पास हो जाएगा तो भारत नाम रख दिया जाएगा, तो बहुत सारी चीजें, और हर लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं, तो सोचने दीजिए, देश में डिबेट होने दीजिए। अब सोनिया गांधी के मुद्दे पे आते हैं। सोनिया गांधी ने 9 मुद्दों का एक पत्र भेजा जी, ठीक है। सोनिया गांधी ने किस हैसियत से पत्र प्रधानमंत्री को लिखा अब तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र खतरे में रोज कांग्रेस चिल्लाती है। ये कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और किस हैसियत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी ने पत्र लिखा? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन होते हैं कि सोनिया गांधी के पत्र का जवाब दें, और सोनिया गांधी कौन होती है कि प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखें? एग्जैक्टली। आप संवैधानिक तरीके से अगर बात करेंगे तो यह पत्र लिखा जाना चाहिए था विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा में विपक्ष के नेता के द्वारा, या तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा की बात कर रहा था, लोकसभा के द्वारा, या तो राज्यसभा का जो नेता है विपक्ष का वो, और मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में विपक्ष के एक तरीके से नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, उनको लिखना चाहिए। हाँ। और किसको लिखना चाहिए था? केंद्रीय जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो मिनिस्टर्स होते हैं ना एक विधानसभा के लोकसभा के, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी को यह पत्र लिखा जाना चाहिए था। हाँ, या ओम बिरला जी को लिखा जाना चाहिए था, या उपराष्ट्रपति को लिखा जाना चाहिए था, या राज्यसभा में पीयूष गोयल को लिखा जाना चाहिए। कौन लिखता और कौन? तो ये होती है एक संवैधानिक प्रक्रिया। आपने लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, आपको जवाब दे रहे हैं प्रहलाद जोशी, क्योंकि यही तरीका है। और संसद में जैसे आप चलने नहीं देते हैं, इसी तरह आप संसद में चिट्ठी लिखने, अब क्यों लिखा गया चिट्ठी? क्योंकि सोनिया गांधी लिखेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो इस पर चर्चा होगी देश भर। आप एडवर्टाइजमेंट का मौका ढूंढ रहे हैं, अगला प्रधानमंत्री पूर्ण बहुमत का और वो जाना जाता है, वो लीडर है, वो ना मौका ढूंढे। भैया ऐसे कैसे होगा? अच्छा, जो ये आया था बिल, इस पे महंगाई पे भी लोगों ने अपनी बात रखी थी सदन के अंदर, बहुत सारे नेता। किसान के मुद्दे पे, एमएसपी के मुद्दे पे, अडानी के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट की जब एक एसआईटी बन गई, एक जांच कमेटी बन गई, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, सारी चीजें हो गई, तो बार बार विदेशों में पैसा देकर के खबर छपवाते और भारत में बैठ के हंगामा करते कि सदन नहीं चलने देंगे। अच्छा, मणिपुर हिंसा पे सारी चीजें हो चुकी हैं, हरियाणा हिंसा पे कांग्रेस ने सही मुद्दा उठाया। मैं चाहता हूं कि कांग्रेस हरियाणा मुद्दे पे चर्चा करे, क्योंकि इन्हीं का एक विधायक उसमें फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस मोनू मानेसर के ऊपर नाम लगा था, वो मोनू मानेसर को इन्हीं के सरकार की पुलिस डीजीपी ने क्लीन चिट दिया हुआ है। तो ये चर्चा करेंगे तो खुद ही फंसेंगे। तो मैं चाहता हूं इस पे चर्चा करें, ठीक है। भारत चीन बॉर्डर पे राहुल गांधी इतना रायता फैलाते रहते हैं डेली, इतना देखिए, ये सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि राष्ट्रवाद देश और देश के हिसाब से लोग जुड़े हुए हैं, तो लोग सोचेंगे अच्छा ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। प्रधानमंत्री G20 छोड़ करके आसियान चले जाते हैं, जहां चाइना को घेरने के लिए 10 देशों की मीटिंग हो रही है। भारत उसमें
सदस्य देश भी नहीं है, फिर भी गेस्ट के तौर पे आता है। अब मैं आपको बता दूं कि 10 बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 9 बार अकेले मोदी जी पार्टिसिपेट किया, 1 बार पीवी नरसिम्हा राव ने पार्टिसिपेट किया अब तक। तो क्या चाइना के डर से उसमें नहीं जाते थे कांग्रेस के प्रधानमंत्री? ये भी बताना चाहिए। दूसरी चीज है कि 1962 में जब पंडित नेहरू के समय पे भारत चाइना का युद्ध हुआ, तो जो 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चाइना के पास चली गई, उस पर कांग्रेस को अपना स्टैंड रखना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। दूसरा पक्ष रखना चाहिए कांग्रेस को कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन में जो चाइना की पीपुल पार्टी से इन लोगों ने फंड लिया था और फंड इस देश के सेपरेटिस्टों को बांटा था, उस पर भी इनको अपना स्टैंड रखना चाहिए कि भाई क्यों बांटा था, क्यों लिया था, क्यों दिया था। उस पर नहीं बोलेंगे। कभी राहुल गांधी के मुझसे सुना आपने? नहीं। सोनिया गांधी के मुझसे नहीं। आपको अपने देश की सरकार पे, अपने देश के एनएसए पे, अपने देश के विदेश मंत्री पे, अपने देश के विदेश सचिव पे विश्वास नहीं है। आपको चाइनीजों पे विश्वास है कि वो क्या कह रहे हैं। और एक राहुल गांधी कहते हैं वहां मैं गया था तो लोगों ने कहा कि ऐसे हो गया। किन लोगों ने कहा? सामने प्रस्तुत करिए भाई, कोई रिकॉर्डेड एविडेंस दीजिए। बिल्कुल, आपके पास कुछ नहीं। मैं गया था मैम लंदन, तो किसी ने कहा कि राहुल गांधी के पास तो लंदन की सदस्यता है। कह तो दिया मैंने। मेरे पास प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि ये फैक्ट बेस वो चीजें, ये कोई बैक टू बैक एनालिसिस का मामला नहीं है कि एक खबर आई उसकी आप एनालिसिस कर रहे हैं। ये फैक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि बुरे प्रधानमंत्री, एनालिसिस का विषय है जी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, ये फैक्ट है। तो इन लोगों को फैक्ट में, एनालिसिस में, विषयों के परसेप्शन में कुछ पता नहीं है, लेकिन चीजें करनी है। फिर इसके बाद कह रहे हैं जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना पे मैं बता देता हूं। सबसे पहले जातीय जनगणना इस देश में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने करवाया। रिपोर्ट आई, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई अन्य पार्टी के साथ एसोसिएशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सोनिया गांधी को एक पत्र उनको लिख देना चाहिए, अब बोलना चाहिए कि आप उस जातीय जनगणना का जो डेटा है उसको सार्वजनिक कर दीजिए। दूसरी चीज, 2010 की जनगणना के समय पे मनमोहन सिंह ने भी इसी तरीके का सर्वे कराया था जो भारत की जनगणना हुई थी उसी के साथ। उसकी रिपोर्ट 2012 में आई थी। 2 साल तक उस रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक किया आपने? वो भी बता देना चाहिए। तीसरी चीज कि नीतीश कुमार के यहां भी जनगणना हुई, आप ही के अलायंस के हैं जातीय जनगणना, बिल्कुल उनसे कहिए कि वही रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें। आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि साहब ये रिपोर्ट सिर्फ सरकारी कार्यालयों में यूज के लिए, इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, तो क्यों कह रहे हो? इस पर भी बात कर लेते, लेकिन उस पर नहीं करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं अडानी के मुद्दे। मैं एक बात पूछता हूं कांग्रेस के मित्रों से और जितने एनडीए अलायंस वाले हैं, अडानी एक बहुत बड़ा बिजनेस करता है एनडीए अलायंस वाले, जो डॉट डॉट अलायंस है उनके बीच में, चाहे वो केरल हो, बंगाल हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, इन सब राज्यों में, हिमाचल हो। हिमाचल में अडानी सीमेंट का, खाद का और क्या क्या चीजें, सेब का, बहुत सारी चीज का धंधा करता है। तो सबसे पहले कि हिमाचल में आपकी सरकार है, अडानी को वहां से भगाओ। और जो पावर के लिए, सोलर पावर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बड़ी मात्रा में जमीनें गहलोत सरकार ने दी कांग्रेस की, सबसे पहले भगाओ वहां से अडानी को। बिल्कुल, मैं भी अडानी के पक्ष में नहीं हूं, भगाओ वहां से पहले। वहां से क्यों नहीं भगा रहे भाई? मोदी जवाब दे, तुम जमीन दे करके अडानी का प्रोजेक्ट बढ़ाओ। अरे वाह, क्या अद्भुत चीज है। यही तो राजीव गांधी के जमाने में अडानी ने बिजनेस करना शुरू किया। राहुल गांधी के जीजाजी अडानी के साथ बिजनेस करते हैं। बिल्कुल, आपकी सरकारें अडानी के साथ बिजनेस करती हैं, ममता बनर्जी अडानी के साथ बिजनेस करती हैं, लेफ्ट के लोग अडानी। अच्छा बताइए, इतना बड़ा पोर्ट, इतनी बड़ी जमीन, अभी बीच में थोड़ा विवाद भी हुआ था केरल में, किसने दिया? मोदी ने। लैंड सरकार का विषय नहीं होता है, केंद्र सरकार का। लैंड हमेशा राज्य सरकार का विषय होता है। ये इस देश के लोगों को भी जानना चाहिए। किसी स्टेट में कोई भी जमीन केंद्र सरकार नहीं दे सकती। हाँ, केंद्र सरकार की अपनी कोई एक्वायर की हुई जमीन है तो वो दे सकती है, लेकिन और कोई जमीन नहीं दे सकती है। तो क्या केंद्र सरकार ने अपनी एक्वायर की हुई जमीन दी अडानी को कहीं पे, किसी राज्य में? नहीं। मुंद्रा पोर्ट की जो जमीन थी, मुंद्रा पोर्ट जो प्रोजेक्ट था, क्या भाजपा ने शुरू करवाया अडानी के लिए? नहीं। आप अखबारों में रिपोर्ट छाप देंगे और इस देश के बिजनेसमैन के पीछे पड़ जाएंगे और अपने राज्य में नहीं। मैं तो कहता हूं कि अडानी चोर है ना, चल भाई ठीक है,
सबसे पहले उसको राजस्थान से बाहर करना है यार। मतलब एकदम बेवकूफ समझ रखा है देश को, किसी को कुछ पता ही नहीं है? मोदी के साथ अडानी की तो फोटो ले आते हो, गहलोत के साथ और जीजा जी के साथ वाली क्यों नहीं लेकर के आते हो? हाँ, वो भी दिखाएं। मान लीजिए रतन टाटा गलत हो चाहे सही हो, तो रतन टाटा के साथ तो फोटो सबकी है, क्या करेंगे फिर? और कांग्रेस वोट के लिए हर समय देश में एक वर्ग तैयार करती है जो इस देश के बिजनेसमैनों को टारगेट करे। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो टाटा बिरला डालमिया को टारगेट किया जाता, इस देश में बड़े बड़े पोस्टर्स लगते थे और उसको फंड भी कांग्रेस करती थी। जानते हैं क्यों? पब्लिक परसेप्शंस को एक तरफ केंद्रित करके वोट को उधर बांटना और दूसरी तरफ से अपनी राजनीति करना, ये उसी फार्मूले पे कांग्रेस आई है। अच्छा, अंबानी को राफेल का मिल गया था ना, राफेल बना रहा था अंबानी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, नाम लेना क्यों बंद कर दिए? हाँ। सुना आपने नाम? अडानी 2019 के चुनाव में सीन में नहीं था, अंबानी था, याद रखिएगा इस चीज को। और तुम्हारे एनडीए अलायंस वाले जो शरद पवार हैं वो जाकर के गलबैया करते हैं उनके साथ, तो गलत बात है ना। केंद्र और राज्य के बीच में टकराव नया नहीं है, पुराना ही है। आपको फ्री चीज कोई बांटना है तो आप पैसे का व्यवस्था करिए। सरकार तो जो जीएसटी कलेक्शन करेगी, जितना आपके राज्य का आवंटन है उतना ही पैसा देगी, आपके फ्री बीज के लिए तो अलग से करेगी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम चीजें तो आप लोगों के पास है। बिल्कुल। तीसरी चीज प्राकृतिक आपदा वाली बात है। प्राकृतिक आपदा पे 300 करोड़ रुपया हिमाचल में केंद्र सरकार ने तुरंत दे दिया, ये लो 300 करोड़ रुपया और काम करो भाई, जो दिक्कत है। और भी कोई दिक्कत होगी तो बताना। तो प्राकृतिक आपदा में भी सरकार काम कर रही है। अब आप कहिए इसमें कि G20 पे हम बहस चाहते हैं, आप कहिए हम पाकिस्तान पे बहस चाहते हैं, आप कहिए कि हम फलाने बहस चाहते हैं, तो लिस्ट बना करके कर दीजिए। ये लोग जैसे घबराए हुए हैं कि पता नहीं ये 5 दिन के उसमें क्या कर देगा ये आदमी, है ना। असली बात तो यही है अविनाश जी, यही असली बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो स्पेशल सेशन होने जा रहा है, इसमें इन्होंने सरकार से एजेंडे की भी डिमांड की है। क्या सोच के कर दी इन्होंने, बताइए तो। अब देखिए कोई काम है नहीं, वो मतलब वो हैं परेशान हैं, तो एजेंडा पूछ लिया। सरकार आपको एजेंडा बताए कौन? हु आर यू, आप कौन? बिल्कुल, सरकार एजेंडा क्यों बताएगी? सरकार तो अपने सांसदों तक को एजेंडा नहीं बताई है, आप कौन है पूछने वाले? तो ये इनको सोचना चाहिए और ये चीजें करनी चाहिए। G20 हो रहा है, राहुल गांधी के देश में होना चाहिए था। तो पूरा यूरोप भारत आया हुआ है, मतलब यूरोप के राष्ट्राध्यक्ष वहां चले गए हैं। अजीब, मतलब इतना इनको प्रेम है देश के प्रति। G20 कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पेशल कार्यक्रम है, भाजपा कार्यक्रम है, आरएसएस का कार्यक्रम है, देश का कार्यक्रम है, प्रेसिडेंसी मिली हुई है, आप रहते हैं यहाँ, आपको रहना चाहिए था। अविनाश भाई, तो जरा ये भी बात कर लेते हैं कि ममता दीदी और नीतीश कुमार को बुलाया गया है, उन्होंने अपना कंसेंट भी दे दिया है, और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया। क्या है ये? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या बुलाया जाए? जो व्यक्ति 15 अगस्त के इनविटेशन पे 15 अगस्त के यहाँ झंडा फहराने नहीं जाता है, उसको बुलाने का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया। तो प्रोटोकॉल तो अब तो भारत के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल नहीं झेल पा रहे थे ये कि हमको बाद में निकलना पड़ेगा, बाहर निकलना। अब तो 29 देश के राष्ट्राध्यक्ष है, उनका प्रोटोकॉल कैसे झेलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज कि सारे मुख्यमंत्रियों को इनविटेशन गया है, सारे, ये जाना भी चाहिए। राजनीति भारत के अंदर करिए आप, G20 भारत का इवेंट है, ऑब्वियसली। अब उसमें से कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये उनको डिसाइड करना है, ये मोदी जी का काम नहीं है। आप इस देश के प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, आप इनवाइटेड हैं, आप आइए, आप आइए, आप डिनर डिप्लोमेसी में शामिल होइए, आप अपनी बात कहिए, आप प्रदर्शनी करिए, बहुत सारी चीजें G20 में हो रही हैं। बिल्कुल। इन लोगों ने नमस्ते प्रणाम कहिए और जो कहना है वो कहिए। ममता बनर्जी ने और नीतीश कुमार ने अपना कंसेंट भेज दिया है, इट मींस ये आ रहे हैं। बाकी अभी और कहीं से ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया। आना ही चाहिए। देखिए इस चीज का स्वागत होना चाहिए, पूछिए क्यों? इसलिए स्वागत होना चाहिए
कि G20 प्रधानमंत्री मोदी का अपना कार्यक्रम नहीं है भाई, देश का कार्यक्रम है। और देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, सबको आना चाहिए। चीफ जस्टिस को भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जी, राष्ट्रपति को भी जाएगा, उपराष्ट्रपति को भी जाएगा, विधानसभा के अध्यक्षों को भी जाएगा, बहुत सारे लोगों को जाएगा, लोकसभा के अध्यक्षों को जाएगा, क्योंकि G20 में बहुत सारे इवेंट होने हैं। अब किसी का मन है कि मैं नहीं आऊंगा, मत आओ भाई। हम विदेशी मेहमानों को केयर करें कि तुम फूफा की तरह नाराज हो, तुमको चले हम मनाने के लिए। यही तो कर रहे हैं, फूफा की तरह मुंह फुला के बैठे हुए हैं। G20 में क्या चाहिए कि हम अपने देश में राजनीति करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन G20 हो रहा है, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आना है, हम इकट्ठा होकर के जाके मिलेंगे। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो विपक्ष है वो बहुत आला दर्जे का है वो। जी। और ये भी हो सकता है कि इनके मित्र नहीं आ रहे हैं, शी जिनपिंग चाइना वाले, तो ये भी सोचे हो कि हम ही जाके क्या करेंगे, हम जाके क्या करेंगे, जब हमारे खास मित्र नहीं आ रहे हैं तो हम जाके क्या करेंगे। अविनाश भाई, एक चीज जो मेरे मन में बार बार आ रही है, ममता जी और नीतीश जी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो ये कुछ इनके कुछ अपने एम्बिशंस भी दिखाई दे रहे हैं आपको, आप देख पा रहे हैं? मैं इसको इस एंगल से नहीं देख रहा हूं। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दा उठा देंगे इसका जी, तो जो समझदार और तेज पॉलिटिशियन वो कहेगा चलो भाई अपना गुलाब जामुन खाया हो है ना, थोड़ा देख भी लिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा दूसरे देश के लोगों से मिल भी लिया जाएगा, थोड़े बातचीत भी हो जाएगी, और मोदी कम से कम बिहार में और बंगाल में मुद्दा नहीं उठा पाएंगे कि G20 होने लगा था, देश का गौरव का विषय था, नेता वहां गए नहीं, मोदी जरूर प्रयोग कर देंगे जो नहीं जाएगा, है ना क्योंकि चुनाव के समय में तो G20 हो नहीं रहा होगा जी। तो जो तेज पॉलिटिशियन है, जो समझदार पॉलिटिशियन है, बिल्कुल देखिए ममता बनर्जी कहाँ की, अपने ही देश की है ना, बिल्कुल। नीतीश कुमार भी अपने देश की। G20 भारत का हो रहा है लेकिन G20 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। इन दिनों ममता जी कांग्रेस से बड़ी खार खाए बैठी हैं। मैं बार बार ये चीज देख रही हूँ और ये चीज समझना चाह रही थी कि ममता जी इसमें आ रही हैं और खड़गे को बुलाया नहीं गया है, और कई इन पिछले हफ्ते को अगर हम देखें तो कई बार इनकी भैंसा-भैसी हुई है। ये लेटेस्ट जो मीटिंग हुई है उसके बाद भी। अब जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये भोज किसने आयोजित कराया है? ये भोज आयोजित कराया है राष्ट्रपति जी ने जी। तो राष्ट्रपति ने भोज आयोजित कराया है, तो आप मान करके चलिए कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जिसके पास लेटर नहीं गया होगा। वेरी ऑब्वियस, क्या होगा सबके पास। ठीक, आज सबके पास लेटर गया है, तो मुझको लगता है कि सारे मुख्यमंत्रियों को आना चाहिए जी। आप नेता कहां से हैं? आप देश से नेता है ना जी। आपकी आइडियोलॉजी, पार्टी, चीजें, मैनेजमेंट वो अलग चीज है, चलिए उसको आप किनारे रखिए, लेकिन आप इसमें नहीं आएंगे। अब कल राष्ट्रपति के कोई लेटर लेकर के पूछेंगे, राष्ट्रपति पूछेंगे जब बुलाए थे खाने पे तो आए नहीं, तुमको सम्मान दिखा नहीं, अब मोदी जी बुला इसका आप समझिएगा कि जोड़ देंगे ऐसा चुनाव से कि लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी नहीं आएंगे तो मैं बता रहा हूँ। जी, वही बात मैं आपसे समझना चाह रही थी। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू सो मच। थैंक यू।